आज की हमारी चर्चा का विषय है ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स या जीएनएन्स। और इसके लिए जो हमारा सोर्स है वो है आरव जोशी की किताब ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स इन एक्शन के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कोई शॉपिंग वेबसाइट या स्ट्रीमिंग सर्विस आपको ऐसी चीजें कैसे सुझाती हैं जो आपको सच में पसंद आ सकती हैं? ऐसा लगता है मानो वो आपका दिमाग पढ़ रही हो। और मजे की बात यह है कि इसका राज सिर्फ इस बात में नहीं है कि आपने पहले क्या खरीदा या देखा है। असली जादू तो उस अदृश्य जाल में है जो आपको, दूसरे यूजर्स को और लाखों प्रोडक्ट्स को आपस में जोड़ता है। बिल्कुल। जब हम डेटा के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में वो एक्सेल शीट जैसी टेबल आती है, मतलब पंक्तियां और स्तंभ। लेकिन डेटा का असली खजाना तो उसके आपसी संबंधों में छिपा है। कौन किसे जानता है, कौन सी दवा किस बीमारी पर काम करती है, कौन सा गाना किस प्लेलिस्ट में है, यही संबंधों का जाल जीएनएन्स की दुनिया है। एकदम सही कहा। जीएनएस डेटा को अलग अलग बिंदुओं की तरह नहीं देखते हैं, वो उसे एक दूसरे से जुड़े हुए नेटवर्क के तौर पर देखते हैं। तो इस चर्चा का हमारा मिशन इसी जाल को सुलझाना है। हम ये समझेंगे कि ये नेटवर्क इन संबंधों को कैसे देखते हैं, उनसे सीखते कैसे हैं, और कैसे एक आइडिया कोड से होते हुए हमारी स्क्रीन पर आने वाली सिफारिशों तक पहुंचता है। तो चलिए इस दुनिया में उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस जाल को, जिसे हम ग्राफ कहते हैं, उसे बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? मतलब हम इन संबंधों को कागज़ पर या कंप्यूटर में दिखाते कैसे हैं? इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि हर ग्राफ में सिर्फ दो चीजें होती हैं। पहली, चीजें खुद, जैसे सोशल नेटवर्क में लोग हो गए या किसी केमिकल कंपाउंड में एटम्स। इन्हें हम तकनीकी भाषा में नोड्स या वर्टिसेस कहते हैं। यानी कि डॉट्स या बिंदु। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी चीज है इन बिंदुओं के बीच का रिश्ता, दोस्ती, केमिकल बॉन्ड या एक पेज से दूसरे पेज का लिंक। इन्हें हम एजेस या किनारे कहते हैं। मतलब बिंदुओं को जोड़ने वाली लकीरें। बस एक ग्राफ डॉट्स और उनको जोड़ने वाली लकीरों का एक कलेक्शन है। तो सोशल नेटवर्क एक ग्राफ है जहां हम सब नोड्स हैं और हमारी दोस्ती एजेस हैं। ये तो समझ आया। हाँ। लेकिन किताब में आणविक संरचनाओं, मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स का भी उदाहरण था। वो कैसे काम करता है? वो एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, किसी दवा के मॉलिक्यूल में हर एटम एक नोड है। अच्छा। और उनके बीच का जो केमिकल बॉन्ड है वो एक एज है। जीएनएन्स इस स्ट्रक्चर को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल शरीर में किसी प्रोटीन के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा, जो खुद एक ग्राफ है। वाह! इससे नई दवाएं खोजने में बहुत मदद मिलती है। अच्छा, और इन संबंधों की भी तो अलग अलग किस्में होती होंगी। जैसे ट्विटर पर कोई मुझे फॉलो करता है, पर जरूरी नहीं कि मैं भी उसे करूं। ये फेसबुक की दोस्ती से अलग है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ का कॉन्सेप्ट आता है। ट्विटर वाला उदाहरण एक डायरेक्टेड ग्राफ है, जहां रिश्ते की एक दिशा होती है, एक तीर की तरह। और फेसबुक की दोस्ती अनडायरेक्टेड है, चार रिश्ते दो तरफा होते हैं। जीएनएन्स इन दोनों तरह के रिश्तों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने डॉट्स और लाइन से एक नक्शा तो बना लिया, लेकिन एक मशीन लर्निंग मॉडल इस नक्शे को पढ़ता कैसे है? मतलब वो इन संबंधों से सीखता कैसे है? यहीं पर असल में बात दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। इसका जो मूल आइडिया है वो सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है। इसे कहते हैं नेबर एग्रीगेशन। नेबर एग्रीगेशन। हाँ, इसका मतलब है कि ग्राफ में हर नोड अपने बारे में जानने के लिए अपने पड़ोसियों से जानकारी इकट्ठा करता है। एक मिनट, थोड़ा और समझाइए। मतलब एक नोड अपने दोस्तों से पूछता है कि तुम सब क्या हो? ठीक ऐसा ही। कल्पना कीजिए कि आप एक नोड हैं। पहली लेयर में जीएनएन आपके सभी सीधे दोस्तों यानी पड़ोसी नोड से उनकी जानकारी लेता है और उसे मिलाकर आपकी एक नई, बेहतर समझ बनाता है। अब आपकी पहचान सिर्फ आप नहीं, बल्कि आपका फ्रेंड सर्कल भी है। अच्छा, तो ये सिर्फ पहले लेवल के दोस्तों तक ही सीमित है। ये तो थोड़ा अधूरा सा लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। पहली लेयर में आप अपने दोस्तों से सीखते हैं। दूसरी लेयर में आपके दोस्त आपको वो बताते हैं जो उन्होंने अपने दोस्तों से सीखा है। मतलब दोस्तों के दोस्त। हाँ, तो परत दर परत दूर दराज के नोड्स की जानकारी भी आप तक पहुंचने लगती है। 2-3 लेयर के बाद आपको अपने पूरे एक्सटेंडेड नेटवर्क की एक अच्छी खासी समझ हो जाती है। वाह, ये तो एक तरह की सामूहिक बुद्धि, मतलब कलेक्टिव इंटेलिजेंस जैसा है। लेकिन इसमें एक दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए मेरे 10 दोस्त हैं,
मॉडल को इससे क्या फर्क पड़ना चाहिए कि वो पहले दोस्त से जानकारी ले या 10वें से? क्रम तो मैंने नहीं रखना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इसे परम्यूटेशन इनवेरिएंस बिल्कुल। जीएनएन्स को खास तौर पे ऐसा ही बनाया जाता है कि उन्हें क्रम से फर्क ना पड़े। इसके लिए वो योग, सम या औसत एवरेज जैसे गणितीय ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। आप 1+5 करें या 5+1, जवाब तो 6 ही आएगा। समझ गए। तो ये तो हुआ अपने आस पड़ोस से सीखना, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे एक नोड पूरे ग्राफ के बड़े पैटर्न को महसूस कर सके? जैसे क्या हमारा नेटवर्क 2 अलग-अलग गुटों में बटा हुआ है, ये एक अकेला नोड कैसे जानेगा? शानदार सवाल। और यहीं पे चीजें और भी स्मार्ट हो जाती हैं। सोचिए, एक नोड अपने पड़ोसियों की बातें तो सुन सकता है, जैसे कोई बगल में बात कर रहा हो, लेकिन स्पेक्ट्रल फिल्टरिंग जैसी तकनीकें उस नोड को ऐसे कान देने जैसी हैं जिससे वो पूरे ग्राफ का सुर या ताल सुन सके। सुर या ताल, ये तो दिलचस्प है। हाँ, ये कुछ थोड़ी जटिल गणितीय तकनीकों का इस्तेमाल करके पूरे ग्राफ में मौजूद बड़े पैटर्न और फ्रीक्वेंसी का पता लगाता है। जैसे, क्या ग्राफ एक बड़ा खुशहाल समुदाय है या फिर छोटे-छोटे अलग-थलग ग्रुप्स का झुंड है? अच्छा। ये सिर्फ लोकल गपशप सुनने की बजाय पूरे नेटवर्क की बनावट को महसूस करने जैसा है। ये सब छोटे ग्राफ के लिए तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन अगर हम लाखों या अरबों नोड्स वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं, जैसे पूरा फेसबुक या अमेज़न का प्रोडक्ट नेटवर्क, क्या पूरे ग्राफ को एक साथ प्रोसेस करना संभव है? मुझे तो लगता है सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। आपने सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौती की बात की है और इसका जवाब है नहीं। आप अरबों नोड्स वाले ग्राफ को एक बार में मेमोरी में लोड नहीं कर सकते। यहीं पर सैंपलिंग की रणनीतियां हमारी मदद करती हैं। सैम्पलिंग? हाँ, इसका मुख्य विचार है कि पूरे ग्राफ पर मॉडल को प्रशिक्षित करने के बजाय उसके एक छोटे प्रतिनिधि हिस्से मतलब सब ग्राफ पर ट्रेनिंग की जाए। लेकिन रुकिए, ये तो धोखेबाजी जैसा नहीं लगता? अगर आपने गलत सैंपल चुन लिया तो आप मॉडल को दुनिया का एक बिल्कुल ही टेढ़ा-मेढ़ा नजरिया सिखा सकते हैं। ये तो ऐसा है जैसे किसी ड्राइवर को सिर्फ गलियों का नक्शा दिखाकर ट्रेनिंग दी जाए और उम्मीद की जाए कि वो हाईवे पर गाड़ी चला लेगा। ये एक बहुत बड़ा जोखिम है, बिल्कुल, और इसीलिए सही सैंपलिंग तकनीक चुनना बहुत जरूरी है। किताब में कुछ मजेदार तरीकों का जिक्र है जो इस समस्या को हल करते हैं। सोचिए, आपको कॉलेज में फैली एक अफवाह का पता लगाना है। क्या आप यूनिवर्सिटी के 100 रैंडम छात्रों से पूछेंगे? नहीं, मैं तो उस एक से शुरू करूंगी जिसने अफवाह सुनी है, फिर उसके दोस्तों से पूछूंगी। बस यही फॉरेस्ट फायर सैंपलिंग का आइडिया है। यह एक नोड से शुरू होता है और आग की तरह उसके पड़ोसियों को और फिर उनके पड़ोसियों को अपने सैंपल में शामिल करता जाता है। अच्छा, एक चेन रिएक्शन की तरह। बिल्कुल, यह जुड़े हुए इलाकों की छानबीन करने के लिए बेहतरीन है। और अगर हमें अफवाह नहीं बल्कि कैंटीन के खाने के बारे में सबका ओपिनियन जानना हो तो? तब आप बिल्कुल रैंडम छात्र चुनेंगे। सही बात है। और ये एक ग्राफ सेंट की नोड सैंपलिंग तकनीक जैसा है। तो आप कौन सी सैंपलिंग रणनीति चुनते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि आप डेटा में किस तरह की कहानी ढूंढ रहे हैं। ये तकनीकें हमें अरबों नोड्स वाले ग्राफ पर भी जीएनएस चलाने की शक्ति देती हैं। तो अब जब हमें पता है कि ये काम कैसे करते हैं और इन्हें बड़े पैमाने पर कैसे चलाया जा सकता है, तो वापस हमारे शुरुआती सवाल पे आते हैं। ये सब तकनीकें मिलकर किसी को एक नई फिल्म या प्रोडक्ट रिकमेंड कैसे करती हैं? बहुत अच्छा। ये ग्राफ कंप्लीशन का एक क्लासिक उदाहरण है। इसका मतलब है ग्राफ में मौजूद खाली जगहों के भरना या भविष्य के कनेक्शन की भविष्यवाणी करना। खाली जगह? हाँ, अमेज़न के ग्राफ में आप एक नोड हैं और प्रोडक्ट्स दूसरे नोड्स हैं। आपके और आपके खरीदे हुए प्रोडक्ट्स के बीच एज है। और दूसरे यूजर्स और उनके प्रोडक्ट्स के बीच भी? बिल्कुल। जीएनएन इस पूरे विशाल ग्राफ के पैटर्न को सीखता है। वो देखता है कि आप जैसे दूसरे यूजर्स ने कौन से प्रोडक्ट्स खरीदे हैं जिन्हें आपने नहीं खरीदा है, और फिर वो उस मिसिंग एज की भविष्यवाणी करता है। मतलब मुझे एक नया प्रोडक्ट सुझाता है। बिल्कुल। ये डेटा पर आधारित एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अंदाजा है। ये तो कमाल है। ये एक तरह से केमिस्ट्री के लिए एक मैचमेकिंग सर्विस जैसा भी हो सकता है ना? जीएनएन एक दवा के मॉलिक्यूल की पर्सनालिटी और एक प्रोटीन की पर्सनालिटी को देखता है और लाखों सफल मैचों के आधार पर भविष्यवाणी करता है कि ये नई जोड़ी काम कर सकती है या नहीं। ये एकदम सटीक एनालॉजी है। ये बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन अब एक और सवाल, क्या हो अगर आप ये सारी ताकत अपने स्मार्टफोन पर चाहते हो, जो कि एक सुपर कंप्यूटर तो है नहीं? हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। फोन पर इतना भारी मॉडल कैसे चलेगा? इसके लिए नॉलेज डिस्टिलेशन नाम की एक तकनीक है। यहाँ एक बड़े, कॉम्प्लेक्स और बहुत सटीक
टीचर मॉडल से ज्ञान को एक छोटे फुर्तीले स्टूडेंट मॉडल में ट्रांसफर किया जाता है। टीचर और स्टूडेंट मॉडल। हाँ, टीचर मॉडल को ट्रेनिंग देने में बहुत पावर लगती है, लेकिन एक बार जब वो सीख जाता है तो वो अपना ज्ञान एक हल्के मॉडल को सिखा सकता है जो फोन पर भी चल सके। तो मतलब भारी भरकम ट्रेनिंग तो सर्वर पर होती है, लेकिन हमारे फोन पर उसका एक छोटा एफिशिएंट वर्जन काम करता है। बिल्कुल, भारी प्री प्रोसेसिंग क्लाउड पर होती है और अंतिम फैसला या अनुमान आपके डिवाइस पर लिया जाता है। एक मॉडल बनाना और उसे एक बार चलाना एक बात है, लेकिन उसे भरोसेमंद तरीके से प्रोडक्शन में लगातार चलाते रहना बिल्कुल दूसरी बात है। अमेज़न की सिफारिशें अगर एक दिन अचानक गड़बड़ हो जाएं, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। किताब में इस MLOps पहलू के बारे में क्या बताया गया है? ये प्रोडक्शन का सबसे जरूरी हिस्सा है। किताब ऑटोमेशन और रिप्रोड्यूसिबिलिटी पर बहुत जोर देती है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी। हाँ, मतलब आपके नतीजे किस्मत से नहीं बल्कि एक नियंत्रित प्रक्रिया से आने चाहिए जिसे बार बार दोहराया जा सके। इसे हासिल कैसे किया जाता है? इसके लिए कुछ फास्ट टूल और प्रक्रियाएं हैं, जैसे मॉडल रजिस्ट्री, MLflow जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके मॉडल के हर वर्जन को ट्रैक किया जाता है। यह हर मॉडल के साथ उसके पैरामीटर, परफॉर्मेंस और यहाँ तक कि ट्रेनिंग में इस्तेमाल हुए डेटा का वर्जन भी लॉक करता है, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो हम पुराने स्थिर वर्जन पर वापस जा सके। हाँ, या फिर दो वर्जन्स की परफॉर्मेंस की तुलना कर सकें। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए मॉडल लाइनेज को ट्रैक करना जरूरी है। लाइनेज मतलब वंश? एक तरह से इसमें हर चीज को कैप्चर किया जाता है। डेटा कहाँ से आया, उसे कैसे साफ किया गया, कौन सी लाइब्रेरी इस्तेमाल हुई, और सबसे जरूरी है निरंतर प्रशिक्षण। मतलब मॉडल को लगातार अपडेट करते रहना, और वो भी ऑटोमेटिक तरीके से। ऐसी पाइपलाइंस बनाई जाती हैं जो नए डेटा पर मॉडल को अपने आप फिर से ट्रेन करती हैं, उसे मान्य करती हैं, और अगर वो पुराने मॉडल से बेहतर है तो उसे खुद ही डिप्लॉय कर देती हैं। बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया को इंसानी दखल के बिना भरोसेमंद बनाती है। एक मिनट, ये सब सुनते हुए मेरे मन में एक और ख्याल आ रहा है। ये थोड़ा डरावना भी है। मॉडल को पता है कि मेरे दोस्त कौन है, मैं क्या पसंद करती हूँ, ये सब बहुत संवेदनशील जानकारी है। प्राइवेसी का क्या? ये आज के दौर का सबसे गंभीर सवाल है, और जैसा कि किताब में बताया गया है, ग्राफ डेटा में रिश्ते अक्सर नोड्स की अपनी विशेषताओं से ज्यादा संवेदनशील जानकारी दे सकते हैं। एक हेल्थ केयर नेटवर्क में मरीजों और इलाजों के बीच के संबंध बहुत गोपनीय जानकारी उजागर कर सकते हैं। तो इसका क्या कोई हल है? हाँ, इसका एक तरीका निकाला गया है जिसे डिफरेंशियल प्राइवेसी कहते हैं। इसका फंडा यह है कि आप डेटा में या मॉडल जो सीख रहा है उसमें जानबूझकर थोड़ा गणितीय शोर या धुंधलापन मिला देते हैं। शोर? उससे तो नतीजे खराब नहीं हो जाएंगे? ये शोर इतना होता है कि किसी एक व्यक्ति की जानकारी को अलग से पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अच्छा। लेकिन इतना कम होता है कि भीड़ के ओवरऑल पैटर्न और ट्रेंड्स का विश्लेषण फिर भी किया जा सकता है। ये प्राइवेसी और उपयोगिता के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाता है। मतलब हम डेटा की सुरक्षा भी कर सकते हैं और उससे उपयोगी जानकारी भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो हमने एक शॉपिंग वेबसाइट की साधारण सी सिफारिश से शुरुआत की और ग्राफ बनाने, उनसे सीखने, उन्हें अरबों यूजर्स के लिए स्केल करने और फिर MLflow जैसी प्रणालियों का उपयोग करके जिम्मेदारी से डिप्लॉय करने तक का पूरा सफर तय किया। ये साफ है कि ये सिर्फ कोड लिखने से कहीं बढ़कर है, ये एक पूरी इंजीनियरिंग कला है। बिल्कुल, और ये श्रोताओं के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। किताब में बताया गया है कि GNNs में अटेंशन मैकेनिज्म को विजुलाइज करके हम ये देख सकते हैं कि मॉडल किन कनेक्शंस को सबसे जरूरी मान रहा है। मतलब हम एक तरह से मॉडल के दिमाग में झांक सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है। हाँ, कुछ हद तक। तो सोचने वाली बात यह है, एक सोशल नेटवर्क का विश्लेषण करने वाले GNN के अटेंशन पैटर्न्स और एक दवा के मॉलिक्यूलर ग्राफ का विश्लेषण करने वाले GNN के अटेंशन पैटर्न में आप किस तरह के अंतर देखने की उम्मीद करेंगे? सोशल नेटवर्क में शायद अटेंशन का मतलब होगा सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति या वो दोस्त जिसका ओपिनियन सबसे ज्यादा मायने रखता है। हाँ, हो सकता है। और मॉलिक्यूलर ग्राफ में शायद सबसे मजबूत केमिकल बॉन्ड जो मॉलिक्यूल को एक साथ रखता है। बिल्कुल, ये हमें बताता है कि महत्वपूर्ण होने का मतलब संदर्भ के साथ कैसे बदल जाता है। मॉडल ये बारीक फर्क कैसे सीखता है, यही GNNs की असली खूबसूरती है।